हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चौरसिया जी कंप्यूटर सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ख़ास टॉपिक पे, और ये टॉपिक खास होने वाली है जो क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक तरीका बताएंगे, आपको गेस्ट पेपर कैसे इसका डाउनलोड करना है और इसके लिए तैयारी कैसे करना है, और एक पेपर की हम पूरी कि सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे हम। हमारे ब्राउज़र ओपन हो रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे हम अपना वेबसाइट डालेंगे। वेबसाइट में सेव करके रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ से हम अपना मॉडल पेपर पे क्लिक करेंगे और कुछ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचना भी आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये वाला समस्त परीक्षार्थीगण कृपया ध्यान दें। वर्ष 2024 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आज केवल विद्यालय के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। उन्हीं परीक्षार्थियों को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। यानी कि आप लोग को जो एडमिट कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपके विद्यालय में ही मिलेगा, दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। किसी साइबर कैफे या अपने मोबाइल लैपटॉप से निकालने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि यह आपको प्राप्त नहीं होंगे। ओके फ्रेंड, यहाँ से क्लोज कर देते हैं और सिंपली यहाँ से आप मॉडल पेपर देख पा रहे होंगे। मॉडल पेपर पे क्लिक करेंगे, ये वाला मॉडल पेपर, यहाँ पे क्लिक करके हम अपना गेस्ट पेपर को डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। देख सकते पूरी लिस्ट ओपन हो चुकी है। आपको जिस सब्जेक्ट की जिस क्लास की चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से बेसिकली क्लास 10 और क्लास 12 का डाउनलोड करने का ऑप्शन है। 9th और 11th का डाउनलोड करने के लिए दूसरा तरीका है। तो यहाँ से आप जिस सब्जेक्ट का चाहें उस सब्जेक्ट का डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लास 10 की हिंदी का डाउनलोड करके और सॉल्व करके आपको बताएंगे। सिंपली यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा पेपर डाउनलोड करने के लिए रेडी हो गया। सिंपली यहाँ से डाउनलोड से क्लिक करके हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम पहले से इसे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। चलिए अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे और भी आपके दोस्तों लोग को हेल्पफुल हो सके। ओके फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मॉडल प्रश्न पत्र है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये मॉडल प्रश्न पत्र है। कौन से सत्र का है? तो सत्र 2023-24 का इसी साल आपने यूपी बोर्ड की तरफ से ही बनाया हुआ है। और जो आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में लगभग 70% का हेल्प होता है। और विषय हिंदी खंड और इसमें लिखा हुआ है। और जो एग्ज़ाम आपका होएगा उसका समय 3 घंटा 15 मिनट का होएगा। और इसके लिए पूर्णांक आपका जो होगा वो 70% होगा। और इसके लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाएगा वो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा।
इसलिए आप लोग तैयारी अच्छा से करिए और क्वेश्चन पेपर को अच्छा से पढ़ करके, और जब आपका टाइम पूरा हो क्वेश्चन लिखने का तो आप जल्दी लिखना शुरू करेंगे। दूसरा प्रश्न पत्र 2 खंड और है ब में विभाजित है। आपका जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंड में होएगा, एक अ में और एक ब में। प्रश्न पत्र के खंड अ में वह विकल्पीय प्रश्न है, देख सकते हैं। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ओके फ्रेंड, अभी बॉल पॉइंट पेन, ये आपको ध्यान में रखना है कि बॉल पॉइंट पेन क्या है। बॉल पॉइंट पेन यानी कि पेन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक जेल पेन और एक डॉट पेन। तो हमको जेल पेन का यूज नहीं करना है, हमको डॉट पेन का यूज करना है। और OMR शीट में आपको कुछ इस तरह के गोले नज़र आएंगे, बता रहे हैं। ओके फ्रेंड, इस तरह के गोले रहेंगे जिसे आपको फिल करना पड़ता है। फिल करने के लिए आप ऐसे करिएगा, जब आप ऐसे करके आधा छोड़ दीजिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर इसको आधा भरिएगा, आधा छोड़ दीजिएगा तो भी ये आपका गलत हो जाएगा। इसको कुछ बाहर भी कर दिए, ऐसे करते करते ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसको फिल करने के लिए आपको प्रॉपर फिल करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से ब्लैक में करना पड़ेगा और आपको डॉट पेन से करना पड़ेगा, ब्लैक एंड ब्लू कलर में। ओके फ्रेंड, ये तो कुछ निर्देश हो गए, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, खंड अ में वह विकल्प प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे तथा इरेज या व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। जब भी आप OMR शीट का प्रयोग करिएगा, उसको अंकित करिएगा यानी कि वो गोला वाला को भरिएगा, उस समय आप अगर कोई गलती हो तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उस पर अगर आप व्हाइटनर लगाएंगे या उसको कटिंग करेंगे या मिटाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। इसलिए आप उसे इरेज या व्हाइटनर लगाने की कोशिश न करिए। प्रत्येक प्रश्न के समेत उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, यानी कि जो भी प्रश्न आपके होंगे उनके निर्धारित अंक जो भी होंगे वो आपको दिए गए रहेंगे। अगर फ्रेंड कि जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न पत्र कितने अंक का है वही इस पे दिया रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा कुछ प्रश्न है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र है खंड अ के। तो पहला प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय से है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लांतर युग। और इनमें आपको कौन सा सही है वो आपको इस पर टिक लगाना है, यानी कि OMR शीट में कैसे भरना है। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 का ABCD होएगा, तो अगर इसमें आपका A सही है तो A पे टाइप को गोला को मतलब पूरा क्लीन करिएगा, ऐसे करिएगा। C का है तो ऐसे, D का है तो और D का होगा तो ऐसे आपको पूरा का पूरा गोला को ब्लैक कर देना है। ओके फ्रेंड, तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको हम बता देते हैं। चलिए आपको गूगल की सहायता से आपको पूरा क्लियर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, और आपको ये याद कर लेना है कि इसका आंसर ये है। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम गूगल पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस
इसका क्या आंसर होएगा। पहले हम ओके आप देख सकते हैं बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के प्रसिद्ध लेखक और निबंधकार रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। हमारा आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। ओके फ्रेंड, ओके आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, इसको भी हम जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि ऋतुकालीन कवि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक काव्य रचना है, यानी कि यह ऋतुकालीन रचना है। ठीक, तो इसमें चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो ये निबंध, नाटक, कविता या कहानी। तो ये हमारा कविता है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखता है हमारा जो भी है ये काव्य रचना है। ये काव्य का मतलब होता है कविता। ठीक है, ओके अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद या निराला या हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका सही आंसर जानने के लिए हम फिर से गूगल का प्रयोग करेंगे। गबन तो गबन और गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। इसका वास्तविक नाम श्री धनपत राय श्रीवास्तव था। ओके फ्रेंड, ये लेखक का नाम है, जो हमारे मुंशी प्रेमचंद का असली नाम जो है वो धनपत राय श्रीवास्तव है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पे इसका मुंशी प्रेमचंद का ये हमारा सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग की समयावधि क्या है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है, तो हमारा आंसर हो सकता है 1936 से 1943, 1919 से 1938 तक या 1900 से लेकर 1918 तक या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हम जानने के लिए फिर से गूगल का प्रयोग कर लेते हैं, ताकि आपको एकदम सटीक आंसर मिल सके। शुक्ल युग की अवधि 1728 तक मानी जाती है या शांति समृद्धि से। ओके सर, तो इनमें से इसकी कोई नहीं है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको सारा युग और उनके समय काल दिए हुए हैं। जैसे कि हमारा शुक्ल युग है, शुक्ल युग या छायावादी युग दोनों एक ही है। तो ये 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक का यह, तो इसलिए हमारा ये आंसर भी सही हो जाएगा। ओके सर, नीड का निर्माण फिर किस विभाग की रचना है। ओके फ्रेंड, ये जीवनी है या फिर आत्मकथा है या फिर अक्षरात्मक भेटवत फिर या रेखा चित्र है। ये क्या है, इसको जानने के लिए चलिए फिर से गूगल पे क्लिक करते हैं ये किस विधा की रचना है। तो फिर से हम गूगल पे जाते हैं और चेक करते हैं कि ये किस विधा की रचना है। नीड का निर्माण
नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कृति है। यह पद्यखंड श्री हरिवंश राय बच्चन के संत रंगिनी नामक काव्य से है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। क्या लिखा है? आत्मकथा नामक विधा पर आधारित रचना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आत्मकथा। ओके फ्रेंड, तो इसमें आत्मकथा हमारा बी है, तो हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसका सही आंसर हम जान लेते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो देख सकते हैं भारतेंदु युग के कवि और उनकी रचना है, यानी कि ये भारतेंदु युग की रचना है। ओके फ्रेंड, ये भारतेंदु युग की रचना है हमारा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हमारा किस युग की रचना हो गई? तो यहाँ द्विवेदी युग नहीं है, प्रगतिवादी युग नहीं है, भारतेंदु युग। ओके, हमारा भारतेंदु युग यानी कि बी हमारा सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर या हरिवंश राय बच्चन या या सुमित्रा नंदन पंत? तो इसका आंसर हम जान लेते हैं। मधुशाला हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरिवंश राय बच्चन। भारत भारती किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? तो इसका भी आंसर हम जान लेते हैं कि सियाराम शरद शुक्ल हैं या जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हम जान लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। हम अपने तरफ से बताएंगे तो हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम गूगल की हेल्प से आपको एकदम सही और सटीक आंसर देने की कोशिश करेंगे। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा काव्य कृति है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें हमारा मैथिली शरण गुप्त किस नंबर पे है? तो बी नंबर पे हमारे मैथिली शरण गुप्त है। तो हम इसको सही कर देंगे। ठीक है, और ये सॉल्व वाला पेपर आपको मतलब कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा डायरेक्टली, ताकि ये आपको जो वैकल्पिक प्रश्न है ये आपको सॉल्व करने में बहुत आसान होगा। ओके फ्रेंड, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक काल कब से कब तक है? यानी कि आधुनिक काल हमारा कब से कब तक है? तो काल वाला हमने बताया था कि आधुनिक काल हमारा कब से कब तक का है। ओके फ्रेंड, तो आप लोग देख सकते हैं आधुनिक काल की समय सीमा 1857 से लेकर अब तक माना जाता है। आधुनिक काल की काल सीमा 1857 से लेकर अब तक यानी कि 2024 तक यानी कि माना ही जाता है कि आधुनिक काल युग है। ओके, आगे और देख लेते हैं।
तो फ्रेंड इसका भी सही आंसर नहीं मिल पा रहा है। आपको दूसरे क्वेश्चन में दिखाते हैं। आधुनिक काल 1850 से 1900। वीडियो को स्किप नहीं करेगा क्योंकि आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर इतना इजीली नहीं मिल पा रहा है। तो आप कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। ओके फ्रेंड, तो आधुनिक काल में कब से कब तक का है, तो इसका आंसर होएगा आपका 1843 से अब तक का है आधुनिक युग। आधुनिक युग में एक झारखंडी जो बहुत सारे आधुनिक है। तो आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मतीराम किस कवि है? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम इसका भी आंसर हम गूगल से ही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आगे हम बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं। प्राचीन युग के कवि हैं तो मतीराम जो है वो हमारे प्राचीन युग के कवि रहे हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा प्राचीन काल किसने जीवन है? आधुनिक काल, काल, आदिकाल और ऋतुकाल। तो हमारा जैसे देख लेते एक बार गूगल में।
ओके फ्रेंड, यहाँ पे पासिंग का भी दिया जा रहा है, बट इसमें हमारा पासिंग भी नहीं दिया गया है। पासिंग जिसका आंसर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम फिर से किसी दूसरे साइड से आंसर को पाने की कोशिश करेंगे। ओके, कुछ वीडियो है ये ऋतुकाल के सदस्य है। ये ऋतुकाल के हमारे कवि थे, जो कि इसमें ऋतुकाल है। तो मोतीराम हमारे ऋतुकाल के कवि थे। ये सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए, क्योंकि आपके पास समय है। आप इसे लिखते जाइए और इसे याद भी करिए, और ये आपको परीक्षा में लगभग 70% हेल्प करेंगे ये सारे क्वेश्चन। तो हास्य रस के अस्थायी भाव क्या है? हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक, हास, ऋतु या निर्वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो हम इसका आंसर फिर से गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो हो सकता है कि हमने जो बता रहे हैं अपनी मर्जी से वो गलत भी हो सकता है, इसलिए हम गूगल की हेल्प से गूगल को कभी जल्दी शायद ही कोई गलत चीज़ मिलता हो। देखिए, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है, तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास होगा, और इसका सही आंसर भी हमारा हास होगा, यानी कि सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुहाग ओढ़े पीठ पर शाम सलोनेदास, मानो नीलमणि शैल पर आफत करे प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार या रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या अलंकार? तो इसमें क्या है? सुहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोनेदास, मानो नीलमणि शैल पर आफत करे प्रकाश, यानी कि ये रूपक अलंकार होगा, जैसे कि हम आपको गूगल पे भी दिखा देते हैं। आपको पूरा आप समझाने के लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको इसको दिखा देते हैं। देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आंसर देखिए ये दे रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो ये हमारा आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार मानेंगे। तो इसका आंसर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, जो कि बी है। ओके फ्रेंड, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने होते हैं? 3, 4, 2 या 5? इनमें से कितने होते हैं? चलिए फिर से गूगल पे जान लेते हैं। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर हम गूगल के द्वारा अच्छे से देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको परीक्षा में कोई गलत आंसर न मिल जाए। इसलिए आप यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर हम आपको सही दिखाएंगे। रोला छंद एक सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है, अर्थात विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13। इसका नहीं कह रहा है।
किरण है इसका, देख सकते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11-13 प्रवृत्ति होती है, यानी कि इसमें हमारा 4 चरण होते हैं। ओके फ्रेंड, इसका सही आंसर 4 चरण होगा। ओके फ्रेंड, तो रोला छंद में हमारा जो विचार है सी, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आकर्षण शब्द से, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी कि भी, मान या आ? ओके, इसका भी आंसर हम गूगल से जानने की कोशिश कर लेते हैं। आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग के योग से बना है, इसका सही आंसर हमारा आ होएगा। तो चलिए आगे आप क्लिक कर लेते हैं, ये हमारा आ हो गया, यानी कि डी, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, यानी कि 2, 6, 5, 7। तो ये आपको पता होगा कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे फिर से गूगल से। तो फिर गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं व्याकरण रचना के आधार पर वाक्य भेद मनुष्य के विचार से पूरे करने वाला देख सकते हैं। रचना के आधार पर हमारा जो वाक्य है वो 3 होते हैं। ओके, तो इसका हम 3 जो है उसको टिक कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो आगे हम इसको भी चेक कर लेते हैं कौन सा है। कर्मधारय है या बहुब्रीहि है या दवंतन या तत्पुरुष। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, इसका समास विग्रह होगा। और अंबर सही आंसर बहुब्रीहि है। तो इसका सही आंसर बहुब्रीहि, तो हम क्लिक कर लेते हैं।
आंसू का आंसू का तत्सम रूप क्या है। चलिए हम जल्दी इसको शुरू कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हम इसे शुरू कर लेते हैं। जल्दी चेक करते हैं आंसू का तत्सम रूप क्या है। आंसू का तत्सम रूप स ऊर् है, तो इसका सही आंसर स ऊर् होगा। अश्रु Your face on fire. Let's get high. I'm gonna set. वाच्य में किसकी प्रधानता होती है। विभाजित है, कार्य शब्दों का विभाजित है, तो इसका अनुस्मरण ध्यान रखना जरूरी है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, कौन सा मनुष्य हुआ बचपन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सर्वनाम कौन सा है, तो इसको भी हम ध्यान रखें।
हुआ का टोटल पूर्णांक जो होगा वो 50 होगा। और ये हमारा विवरणात्मक प्रश्न पत्र होंगे। तो आगे देखते हैं। Got a little bit of gasoline. इसका पहला प्रश्न पत्र है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का Set उत्तर your face on दीजिए। fire. Let's get high. गद्यांश यहाँ पे लिखा हुआ है, I'm gonna set निम्नलिखित गद्यांश में से ये वाला, और इसमें से आप देख सकते कुल 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि प्रत्येक के लिए आपको 2-2 अंक निर्धारित है। ओके, आपका एक प्रश्न पत्र है जो कह रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित है, 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित, यानी कि हमें ये सारे पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है वो ये जो रेखांकित है ये वाला, हमें सिर्फ और सिर्फ इनसे मतलब है। ओके फ्रेंड, तो हम इसको आगे से देख लेते हैं। इसमें प्रश्न क्या पूछता है, ये पूछता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि जो गद्यांश यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, मतलब कि ये इसके लेखक कौन है, ये लेखक का शीर्षक क्या है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है और इसके लेखक कौन है, यानी कि वो पूरा विस्तार से ये लिखना है 2 लाइन में। ठीक है, और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी हमें व्याख्या करनी है कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि लेखक ने इसे क्यों लिखा, तो लिखने का मतलब क्या था, सारांश क्या है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का पूरा आंसर हम जान लेते हैं और फिर से आपको लेकर सकते हैं गूगल पे। put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a ओके फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल दी हुई है। तो अभी आप इसकी तैयारी कर सकते थे, हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है। चल आप सकते तो
देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है मित्रता, इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड और इसका मतलब ये दूसरा वाला हो, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि इनमें क्यों लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और उसी के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग को मिल गया होगा कि क्यों एक दूसरे के मतलब के प्रति आकर्षित होते हैं। हम बता दे रहे हैं इसका सही आंसर कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको लिखना है कि उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक और पुस्तक का नाम और उसके बाद शीर्षक का नाम, ठीक, और उसके बाद से लेखक का नाम लिख करके लिया गया, बस इतना ही लिखना है। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में रेखांकित अंश है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यानी कि लेखक ये कहना चाहता है कि लेखक ये कहना चाहता है कि कोई बात नहीं कि स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। यानी कि विपरीत स्वभाव के जो लोग हैं उनमें भी मित्रता हो सकती है और एक दूसरे के खिलाफ समाज में विभिन्नता देखकर एक लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यानी विभिन्नता यानी कि एक दूसरे को मतलब कि ऊंच नीच देखने के बाद भी लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। छोटा बड़ा का भेदभाव भी इसमें शामिल होता है। और इसमें दो गद्यांश दिए हैं प्रश्न पत्र। प्रश्न 1 का मतलब कि ये खंड बॉक्स है, प्रश्न 1 है, प्रश्न इसका 2 है। आप इसको लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो ये दूसरा एक और है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के लिए इतना साहस। पिताजी क्या भीख मान मिलेगी? क्या कोई हिंदू पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यानी कि ये हमारा एक गद्यांश है और इसमें पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ जैसे कि ये आपको दिया होगा तो ये जरूरी नहीं कि सेम टू सेम आपको मिले, इसमें कुछ चेंजिंग करके मिल सकता है। जैसे कि जो रेखांकित है ये वाला, ये यहाँ से शुरू न होकर के आपको यहाँ से यहीं तक का मिल जाए, या कुछ यहाँ से शुरू होकर के यहीं तक का मिल जाए, ठीक, या पूरे का पूरा जो है इतना तक रेखांकित करके मिल जाए। तो ये आप लोग को इसका रट्टा न लगा कर जाइए, तो बल्कि ये समझ कर जाइए कि हमें कैसे लिखना है। तो आप लोग इसका आंसर जान गए होंगे कि पहले वाला जैसे लिखे थे वैसे ही इसको भी हम जानने की लिखने की कोशिश करेंगे और इसका भी हमारा उतना ही मार्क होएगा। ओके, प्रश्न 2 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्योंकि चरण कमल बंदो हरिताई जाति का पंगु गिरी देहो अंधे को सब बरसाई मेहनत में हिंदू तुम बोले संग चले से छत्र भराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तुम्हें पाई। उपरोक्त पदांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है यही बताना है। तो फ्रेंड, यानी कि जैसे आपने पदांश का लिखा वैसे ही आपको इस पदांश का भी लिखना है। और ये जानने ये मतलब कि जरूर नहीं कि यही वाला आ जाए, बट आ जाए तो आपको हम कुछ इसमें हिंट बता देते हैं।
चरण कमल बंदो हरि। ओके, यहाँ पर ये सूरदास द्वारा रचित है। तो फ्रेंड, चरण कमल बंदो हरि राय ये सूरदास द्वारा रचित कविता है। ओके फ्रेंड, और पुस्तक का नाम है सूरविनय पत्रिका पृष्ठ 1, जहाँ से लिया गया है। ओके फ्रेंड, जो इसमें क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है उसका हम यानी को उपयुक्त प्रधान का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे कि उपयुक्त प्रधान से हमारे पाठ्य पुस्तक और पुस्तक का नाम, और उसके बाद से इसका मतलब कि ये पुस्तक का नाम हो गया सूरविनय पत्रिका, और और इसके लेखक हमारे लेखक नहीं यहाँ बोलेंगे, हम इसका कवि बोलेंगे क्योंकि ये हमारी कविता है, तो इसको हम कवि बोलेंगे। और जो प्रधान होते हैं उसको हम उसके जो रचनाकार हैं उसको हम लेखक बोलते हैं। और इसकी व्याख्या अमृत शंकर सर्वेश्वर श्री हरि के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से पंगु भी पर्वत के पार करने में समर्थ हो जाता है, जिनकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, जिनके अनुग्रह से बहरा सुनने लगता है और गंगा ठीक से बोलने लगता है, जिनकी कृपा से अत्यंत कंगाल भी सिर पर छत्र धारण करके चलने वाला नरेश हो जाता है। सूरदास कहते हैं कि मैं अपने इस करुणा में स्वामी के चरण की बार बार वंदना करता हूँ। ऐसा आप लोग जरूर नहीं कि ऐसा ग्रंथ स्वयं लिखें, आप लोग अपने हिसाब से अपने मन के हिसाब से लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इसी का दूसरा का अथवा तत्व है। सुन सुंदर बहन सुधारस ताने सयाने है, जिनकी जाने भले तिरछे करे नैन तुम्हें समझाई कुछ मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही राय अवलोकती लोचन लाही अली, अनुराग तराक में हम उदय विगत मनु मंदिर कली। उपयुक्त प्रधान का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अनुराग तरह, और इसमें एक और हम अलंकार ये नहीं हम बताएं, इसमें मतलब कि उपयुक्त शक्ति में कौन सा अलंकार है ये हम नहीं बताए थे, थोड़ा इसीलिए बता देते हैं। Your face on fire. Let's get high. I'm gonna set. आगे में क्वेश्चन करते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको 2 + 3 और टोटल 5 अंक मिलेंगे, यानी कि संदर्भ सहित का अनुवाद करें। संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर और अनुवाद करेंगे तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति इत एवं संस्कृत वाद्यम पश्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतिः। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत सचेतां ज्ञानेन, यानी कि ये हमारा जो है ये एक गद्यांश है संस्कृत, और इसमें हमको क्या लिखना है, तो
संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है तो इसका मतलब क्या हुआ। और तो इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। इस पाठ में वाराणसी के ऐतिहासिक तथा अवस्थित विषय में बताया गया। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थित के विषय में बताया गया है। इसको हम ट्रांसलेट करके भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं देखा संस्कृत को इसके हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। अभी हम ट्रांसलेट करके पूरा बतला सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। बाकी कुछ अगले पार्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।